क्वेश्चन है 2016 का 2017 का जीएस पेपर 2 का कि महिलाएं जिन समस्याओं का सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थलों पर सामना कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय महिला आयोग का उनका समाधान निकालने की रणनीति बनाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो भी पिछला वीडियो डला है वो भी महिलाओं के ऊपर ही है। उसमें कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, उनके मॉडल आंसर लिखे। उसी के आगे हमने क्वेश्चन को कंटिन्यू रखा है। इसमें भी हम 3 से 4 क्वेश्चन जो है आगे देखेंगे और उनके आंसर लिखेंगे। तो अभी इसका आंसर लिखते हैं कि 1992 में महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु क्या है, सशक्तिकरण करने हेतु महिला राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत महिलाओं को संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। भारतीय समाज आज भी पितृसत्तात्मक है, ये हमें जरूर लिखना है कि पितृसत्तात्मक है, जहां महिलाएं कमजोर वर्ग के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ये पितृसत्तात्मकता मतलब एक उनकी मानसिकता है। तो मानसिकता है मतलब मानसिकता को चेंज करने इतना आसान भी नहीं है भारतीय समाज में। तो क्या है, जहां महिलाओं को कमजोर वर्ग के अंतर्गत शामिल की जाती हैं तथा उन्हें उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता है। मूलभूत अधिकार कौन कौन से हैं? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पोषण है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण। शिक्षा अगर अच्छी नहीं होगी तो, और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो, और एक प्रकार बता दें कि अभी जो एक रिपोर्ट आई, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ उसका, उसमें शायद एनएसओ की रिपोर्ट है या और ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि 52% महिलाएं जो हैं एनीमिक हैं, मतलब हेल्थ से रिलेटेड इशू था। तो वही है, क्यों? क्योंकि मूलभूत अधिकारों में और जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो बुनियादी मानवीय सुविधाएं होती हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य और पोषण। अगर पोषण नहीं है अच्छा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और मान लो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो उनका कुछ मतलब नहीं है। तो इन अधिकारों से उन्हें वंचित रखा जाता है। शायद यही वजह है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2021 का है में भारत 140वें स्थान पर रहा है, और जबकि भारत के पड़ोसी देश कहीं अच्छी स्थिति में है। भारत के पड़ोसी देश कौन से? जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। ये इनकी स्थिति ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में काफी अच्छी है भारत की तुलना में। आगे लिखते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि महिलाएं जिन समस्याओं का सामना सार्वजनिक एवं निजी स्थानों पर कर रही हैं उसके बारे में बताना है। तो हम क्या लिखा है हमने कि सार्वजनिक स्थानों पर यौन उत्पीड़न होता है, छेड़छाड़ की जाती है, अश्लील बातें बोलना, अभद्रता करना आदि का शिकार होना पड़ता है। ये खासकर आपने देखा होगा कि अगर आप बस स्टैंड पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और अगर बस एक जगह खड़े रहें और थोड़ा सा अगर वहाँ से कोई महिला या कोई लड़की अगर वहाँ से पास होती है तो वहाँ पर जो और भी जो बंदे होते हैं वो कुछ ना कुछ अश्लील बातें बोलते हैं या फिर सीटी वगैरह मारते हैं, तो है ना। तो ये सब चीजें होती ही रहती हैं। इसके अलावा क्या है, शिक्षित और प्रतिष्ठित समाज में भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाते हैं। ये क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि भारतीय समाज का है पितृसत्तात्मक है, और पेट्रियार्की को लेके हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन किया है, आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं। उपरोक्त समस्याओं के निवारण, महिला सशक्तिकरण और उनके समावेशी विकास में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एनआर महिलाओं के हितों की रक्षा करना। एनआर मतलब जो विदेशों में महिलाएं हैं उनका। अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय की महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करना, महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करना आदि।
कई मुश्किल अवसरों पर भी राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोग ने अब तक 20 से अधिक कानूनों के लिए विधायी उपायों की समीक्षा की है। कितने अभी तक? विधायी उपायों की समीक्षा की है तथा इसके संबंध में अपने सुझाव एवं सिफारिशें महिला और बाल विकास विभाग को भेजी हैं। हाल के वर्षों में आयोग 3 तलाक की प्रथा के अपराधीकरण और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रहा है या मुखर है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्या होता है, इसको हम अभी आगे देखेंगे कि सांविधिक निकाय क्या होता है और किस तरह से ये पारित होता है। होने के बावजूद भी वास्तविक दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है। सांविधिक निकाय होने के बाद भी ये दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर पाता है। इसमें केवल सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित हैं। क्या है? केवल सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित हैं। उपरोक्त कारण आयोग के आंतरिक और मौलिक कमजोरी को दर्शाता है। आयोग की स्थापना के समय से ही इसमें कर्मचारियों की अपर्याप्तता रही है, जो इसके कार्यों को विलंब से पूरा करने का प्रमुख कारण बनता है। इतना ही नहीं, आयोग पर राजनीतिक दबाव और लाल फीताशाही का प्रभाव भी दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आयोग के जो सदस्य बनते हैं वो कौन होते हैं? चयनित अधिकारी जो होते हैं वो सरकार के द्वारा ही इसमें अपॉइंट किए जाते हैं, और यही वजह है कि उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ज्यादा रहता है और लाल फीताशाही होती रहती है। हालांकि वर्तमान में आयोग द्वारा महिलाओं के उत्थान और तकनीकी विकास जैसे शिक्षा आदि क्षेत्रों में किए गए कार्य सराहनीय हैं तथा आगे भी भारत में महिलाओं के अधिकारों के वास्तविक अधिवक्ता के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए अधिक सशक्त विधायी शक्तियों और संसाधनों की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थानों पर अपने स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में आया था ये जीएस पेपर 2 में, कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम को पितृत्वात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। टिप्पणी कीजिए। आंसर लिखने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो और इसके पिछले वाला वीडियो दोनों को अगर मिला के आप रेगुलर अगर अच्छे से देखें तो आप एक बहुत बढ़िया ऐसे बना सकते हैं पूरा। और मैं इन दोनों वीडियो को एक ऐसे की प्लेलिस्ट में भी साथ में कंबाइन कर दूंगा, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, ताकि वो आपको ऐसे में भी दोनों को आपको वीडियो अवेलेबल रहेंगे। ये जीएस पेपर 2 में भी अवेलेबल रहेगा और वो पुराना वाला जो है जीएस पेपर 1 में भी रहेगा अवेलेबल। तो आप दोनों को रेफर करें, ताकि महिलाओं से रिलेटेड अगर कुछ भी फ्यूचर में कोई ऐसे लिखने को आता है तो आपके पास काफी सारा मटेरियल रहेगा, आप उनको देख सकते हैं। इसका आंसर लिखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन, उनकी शक्तियों की बात कही जाती है, लेकिन इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के 73वां संशोधन करके पंचायती राज को सार्वजनिक दर्जा दिया गया और यह 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई और प्रत्येक स्तर पर कुल सीटों का न्यूनतम
50% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। लोकतंत्र में पंचायती राज विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। क्या है? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं को दिए गए आरक्षण से उनकी स्थिति में काफी सुधार देखा गया है, लेकिन इसका प्रभाव सीमित ही है। महिला आरक्षण का भारत के राजनीतिक परिक्रम के क्या है? महिला आरक्षण का भारत के राजनीतिक परिक्रम के पितृत्वात्मक अभिलक्षण पर प्रभाव देखा जा रहा है। कैसे? इसका उदाहरण है कि जब कोई सीट महिला के लिए आरक्षित हो तब उस सीट से पुरुष अपने ही घर की महिला को सदस्य के रूप में चुनाव में खड़ा कर देता है, और अगर वो महिला जीत जाती है तो जीत के बाद क्या होता है कि प्रभावी राजनीतिक शक्ति और निर्णय लेने का कार्य कौन करता है? उसका हस्बैंड करता है, या उसके घर में जो भी मेल है या पुरुष है वो इसके पूरे निर्णय लेता है। जिस तरह से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे रबर स्टाम्प की तरह कार्य करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि अगर महिला जीत गई तो उसका हस्बैंड काम करेगा या उसका भाई या घर में जो भी पुरुष है। महिलाएं रबर स्टैंप बनकर रह जाती हैं। यह सभी निर्वाचित महिलाओं पर लागू नहीं होता है। वर्षों से महिलाओं को राजनीति से दूर रखा जाता है। ज्यादातर महिलाओं को घर के कामकाज तक ही सीमित रखा गया है। इन्हें शिक्षा से भी दूर रखा जाता है। ये लाइन आई कि इन्हें शिक्षा से भी दूर रखा जाता है। एक ऐसे आया था कि अगर महिलाएं मतलब देश पर शासन करें तो क्या होगा, ये देख लेना आप उसको। अगर आप लिखना चाहें तो इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि इसमें कहीं सबसे बड़ी बाधा क्या है? पितृत्वात्मक मानसिकता इसमें सबसे बड़ी बाधक है। आरक्षण के कारण स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठा रही है। क्या है? आरक्षण के कारण स्थानीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये अपने अधिकारों व अवसरों का लाभ उठा रही है। यहाँ पर मैं आरक्षण का वर्ड का यूज करना चाहूंगा कि जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं कि SC ST को आरक्षण क्यों दिया जाता है ना, तो ये उनको जरूर ये बात देखें कि क्या है, उनके अधिकारों व अवसरों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उनको आरक्षण दिया जा रहा है। उनके पास जो मौलिक अधिकार हैं, उनको जो अवसर मिलते हैं, उनसे उनको वंचित रखा जाता है। मैं अपने अगर गांव की बात करूं तो वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और क्योंकि मेरे गांव में अधिकतर सब ST कैटेगरी के लोग हैं, जो बहुत कम ही वहाँ पे शायद ही कोई 8th क्लास तक या 10th क्लास कोई क्वालिफाइड हो, बहुत कम ही है। तो है ये कि वहाँ पे जो भी डिसीजन होते हैं पूरे गांव के, उनका पूरा निवारण कौन करता है? वो जनरल कैटेगरी के लोग करते हैं। इनका क्या खुद का इनको कोई मतलब नहीं होता है किसकी सरकार है। जो ST समुदाय के लोग हैं उन्हें कोई सरकार नहीं है कि किसकी सरकार बन रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, बताया ही नहीं जाता, उनको अवेयर ही नहीं किया जाता है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो अवेयर ही नहीं करते हैं उसको, उनको तो उनके अधिकार क्या है उनको पता ही नहीं, उनको क्या क्या अवसर हैं पता ही नहीं है, उन्हें क्या गवर्नमेंट लाभ दे रही है, क्या स्कीम नई चली है। और वहाँ पर रूमर्स बहुत ज़्यादा फैलते हैं अगेंस्ट, मतलब कहना चाहिए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो बोले ऐसा कर दिया उन्होंने, ऐसा कर दिया, तो सभी ऐसा बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है, बहुत ही कम जिनके पास अवेयरनेस है तो वो उसका बहुत बुरी तरह से उनको मतलब कहना चाहिए बहुत गलत प्रयोग करते हैं अपनी अवेयरनेस का, अपनी शिक्षित होने का। आरक्षण की व्यवस्था के कारण पंचायती राज में ही नहीं बल्कि देश के सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों की महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक का क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के आत्मविश्वास और क्षमता को बढ़ाने के लिए पंचायत महिला शक्ति अभियान योजना चलाई गई ताकि वे उन संस्थागत समाज संबंधी और राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर काम कर सकें जो उन्हें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में सक्रियता से भाग लेने में रोकते हैं। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में सक्रियता से भाग लेने में रोकते हैं। महिलाओं को आरक्षण रूपी पाठशाला में से सक्रिय सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ है। क्या है? महिलाओं को आरक्षण, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आरक्षण रूपी पाठशाला से सक्रिय सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ है। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। इसी से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन हम अभी देखते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 में GS2 में आया था कि सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, क्या है, सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। ये डायरेक्ट महिलाओं के लिए तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि महिलाएं और एक जो कमजोर वर्ग होता है समाज का उसको शामिल किया गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें रखा है। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि सामाजिक विकास समाज में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से यह वृद्ध लोगों और महिलाओं के बीच सुविधा को कम करता है। वर्तमान में पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों में क्षरण के कारण, क्या है, पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों में क्षरण के कारण वृद्धों के परित्याग और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से शारीरिक और मानसिक विकलांगता बढ़ जाती है। ये जो वर्तमान में पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों में क्षरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे इंसान शिक्षित होता जा रहा है वो अपनी पारंपरिक मूल्यों को भूलता जा रहा है। अगर आपने देखा हुआ कि गांव के जो वृद्ध होते हैं वो कभी वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन जो सिटी में लोग रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, कुछ ना कुछ कमाते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनके माता पिता आपको वृद्धाश्रम में मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक मूल्यों की कितनी अहमियत है। और वर्तमान में जो हमारे यहाँ शिक्षित समुदाय कहना चाहिए, सो कॉल्ड शिक्षित, सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन, वो क्या है, पारिवारिक मूल्यों को भूल चुके हैं। आगे लिखते हैं, भारत में कम सरकारी खर्च, स्वास्थ्य बीमा तक सीमित पहुंच और वृद्धाश्रम की अपर्याप्त संख्या आदि एक स्वास्थ्य वृद्धावस्था में बाधक हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 41 और CRPC की धारा 125 जैसे संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त हाल ही में सरकार ने बुजुर्गों के लिए कुछ पहलें शुरू की हैं, जिनमें से पहली कौन सी है? स्वस्थ आयु का दशक 2020 से 2030 तक बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए और भी अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 42 और मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017, कौन सा अनुच्छेद? 42 और मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 जैसे संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त हाल ही में सरकार ने गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए कुछ पहले शुरू किए हैं, जिनमें से पहला कौन सा है? जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, लक्ष्य, ये पहले शुरू किए हैं। लक्ष्य का आप मुझे फुल फॉर्म कमेंट में करके जरूर बताइए कि लक्ष्य का फुल फॉर्म क्या है। महिलाएं और वृद्ध समाज का आशीर्वाद है, बोझ नहीं है। महिलाएं और वृद्ध समाज का आशीर्वाद है। महिलाएं और वृद्ध समाज का आशीर्वाद है, बोझ नहीं है।
उनके जीवन स्तर को उन्नत करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का ही है, जिसमें अभी हमने जब हमने वीडियो की शुरुआत की तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जिक्र था। तो वो किस तरह से कैसे बनता है, क्या क्या उसमें हमारे संविधान में प्रावधान है और किस तरह से क्या क्या आवश्यक कदम उठाए जाते हैं और किस अनुच्छेद के दायरे में ये आता है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है कि एक आयोग के संविधानिकीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं? क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संविधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय और सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा? कारण बताइए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि संविधानिकीकरण में कौन कौन से चरण होते हैं, पहले हम उसके बारे में देखते हैं। कि एक आयोग के संवैधानिकीकरण का अर्थ है कि वह देश के संविधान के प्रावधानों के अधीन है। एक आयोग के संवैधानिकीकरण के लिए आवश्यक कदम इस प्रकार है। जब किसी विशेष आयोग के संवैधानिकीकरण की मांग उठाई जाती है तब संसद आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित करता है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। संशोधन के संबंध में एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जाता है। प्रत्येक सदन में एक निर्धारित बहुमत से अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। संशोधन के संबंध में एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जाता है। प्रत्येक सदन में एक निर्धारित बहुमत से विधेयक पारित किया जाता है। पारित बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से निश्चित ही भारत में अधिक लैंगिक न्याय और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। दरअसल संवैधानिकीकरण संवैधानिकता संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है और वह सरकारी कार्यवाही को जवाबदेह बनाती है। संवैधानिक स्थिति की भी कानूनी कठोरता और वैधता या बाध्यता को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से कौन कौन से अनुच्छेद का दायरा बढ़ जाएगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 39(c), अनुच्छेद 42। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 14, 15, 15(3), 16, 39(c) और 42 में क्या क्या हमें अधिकार दिए गए हैं जो विशेष रूप से अधिक लैंगिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी सिफारिशों को लागू नहीं करवा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास पुलिस को बुलाने के लिए कानूनी प्रावधान नहीं है और उनके पास धन और अधिकारियों की कमी है। और ये धन और अधिकार जो अधिकारियों की कमी है, तो अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है उसी की वजह से हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि जो नियुक्ति होती है वो सरकार के द्वारा होती है, इसलिए उसमें क्या देखा जाता है? भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही देखी जाती है। मतलब राजनीतिकरण और उसमें लाल फीताशाही देखी जाती है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयोग को बहुत कम वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनसीडब्ल्यू के पास ठोस विधायी शक्तियों का भी अभाव है। नेशनल कमीशन ऑफ
और वुमेन के पास ठोस विधायी शक्तियों का भी अभाव है। इस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग में सुधारों और सुझावों को शामिल किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। आई होप आपको एक क्वेश्चन पसंद, आप इस क्वेश्चन को फिर से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और इन सभी क्वेश्चन का एक नोट बना लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में जब भी कभी आपका प्रीलिम्स निकले और मेंस देने का मौका मिले तो आपके पास मॉडल आंसर कम से कम रेडी रहें। और ये मॉडल आंसर आपको जब भी इनमें कोई भी अपडेट आएगा तो इनको आपको अवगत करा दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस जगह पर कौन सा लाइन और कौन सा आर्टिकल में क्या जानकारी है जो यहाँ पर एकदम सटीक रूप से उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2016 में आता है क्वेश्चन, ये मैंने सबसे लास्ट में क्यों रखा है क्योंकि हम 2020 के क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके बाद 2016 का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जो जेंडर बजटिंग होती है वो क्यों अनिवार्य है, इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएं एवं स्थिति अभी प्रेजेंट में है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये एक्चुअली में 2016 में आया था और इसमें कुछ डेटा 2016 का ही है इसमें, और अभी जो जेंडर बजटिंग हुई है उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं कि लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विश्व में जेंडर बजटिंग को एक सशक्त माध्यम समझा जाता है। जेंडर बजटिंग से क्या होगा कि महिलाओं को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे उससे उनकी जो बुनियादी मानवीय सुविधाएं हैं उनको ले सकेंगे। वो क्या क्या है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक अवसरों इत्यादि में पुरुषों से वो पीछे हैं। इसलिए भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान नहीं है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की स्थिति क्या है उसके बारे में देखते हैं कि 2004 से 2005 के बजट में यहीं से स्टार्ट भी हुआ था ये, इसके शायद पहले से भी स्टार्ट है, देख लेना आप एक बार। वैसे मैं इसकी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने क्या किया इसकी हिस्ट्री बताई क्योंकि 250 शब्दों में लिखना था इसको, तो हमने इसको कोशिश की लिखने की। ये वर्ष 2004 से 5 के बजट में जेंडर बजटिंग का हिस्सा 2.79% था, जो उसको बढ़ाया गया। कब तक बढ़ाया गया? 2011 में बढ़कर ये 6.22% हो गया। 2017-18 में यह 5.2% रह गया और वर्तमान में ये 5% ही है अभी तक। या जो भी चेंजेस हुए हैं आप इसको एक बार देख लीजिएगा। जो 5% है वो कितना है जीडीपी का? जीडीपी का अगर देखा जाए तो सिर्फ 1% है। आप अब सोच सकते हैं कि सिर्फ हम 1% ही जीडीपी का खर्च कर रहे हैं जेंडर बजटिंग में, और शायद यही एक वजह है कि महिलाओं को समाज में पुरुषों से पीछे आंका गया है। और इससे पता चल रहा है कि जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार के अवसर, इन सब से इनको बाकी दूर रखा जा रहा है। इसलिए जो भी हम पिछले वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें पंचायतों में आरक्षण दिया जा रहा है, क्यों इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो महिलाएं वहाँ आगे आए, महिलाएं अपनी नीतियां खुद बनाएं। क्योंकि अगर वो दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहेंगी, पुरुषों पर डिपेंडेंट रहेंगी, तो हो सकता है वो इसी तरह से वो पिछड़ती ही चली जाएंगी। और आने के लिए सिर्फ कौन प्रेरित कर सकता है? पुरुष प्रेरित करेंगे, लेकिन पुरुष ही अगर उनका शोषण कर रहे हैं तो किस प्रकार से वो सामने आ सकती हैं। इसलिए सरकार ने एक क्या किया है, जेंडर बजटिंग की शुरुआत की। जो क्या कर रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय महिला कोष इत्यादि कार्यक्रमों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे कोष बने हैं जो जैसे निर्भया कोष भी बना है। उसका ये समझ लो कि किसी भी साल उसका 100% यूज़ हो ही नहीं पाता है, या अगर होता भी है वो इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो
कानूनी प्रक्रियाएं चलती हैं बहुत धीमी गति से चलती हैं। जो न्याय की प्रक्रिया है बहुत धीमी गति से चलता है और यही वजह है कि जो भी रेप पीड़ित महिलाएं होती हैं उनको जो सहायता मिलनी चाहिए, जो तुरंत इंस्टेंट हेल्प होनी चाहिए, वो उस निर्भया कोष से होती है। लेकिन जो प्रोसेस है हमारे यहाँ की कानूनी प्रक्रिया उसमें काफ़ी विलम्ब और काफ़ी धीमी गति से होती है और जिस वजह से उस निर्भया कोष का ये समझ लो कि सिर्फ 80 मतलब 24 से 25% ही यूज़ हो पाता है। बाकी उस बचा हुआ हिस्सा उसमें कोष में ही रखा रहता है। जेंडर बजटिंग के तहत आवंटित राशि महिलाओं के विकास से संबंधित तमाम योजनाओं पर खर्च की जा चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से खर्च नहीं हो पा रही, जैसे मैंने आपको बताया अभी। महिला केंद्रित बुनियादी ढांचे पर खर्च में वृद्धि, उदाहरण सब्सिडी वाले एलपीजी कनेक्शन का प्रावधान। लड़कियों को स्कूल में विशेष रूप से गांवों में सुरक्षित शौचालय उपलब्ध कराना, आवागमन के लिए मुफ्त साइकिलों को देना, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने मुफ्त साइकिलों को दी हैं। पंचायतों व नगर पालिकाओं में महिलाओं को संवैधानिक तौर पर 33% का आरक्षण प्रावधान है, लेकिन कहीं कहीं पे ये बहुत ज़्यादा भी है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वो सही है, ज़्यादा किया है। जेंडर बस्टिंग की आज लगभग सभी राज्यों में अपनाया गया है। जिन्होंने नहीं अपनाया उसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जेंडर बस्टिंग लागू नहीं है। भारत में लिंग बजट की आवश्यकता है, क्यों है अभी हम इसके बारे में देख रहे हैं। महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए मानकीकृत नामांकन के लिए क्या है, मानकीकृत नामांकन होना चाहिए। महिलाओं के विकास में बाधा बनने वाले सामाजिक रीति रिवाजों को दूर किया जाना चाहिए और घरेलू काम का अर्थव्यवस्था में महत्व नहीं होता है, जिससे वह महिलाओं के नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अभी हाल ही में एक एक्टर हैं जिन्होंने अपने जो चुनावी पत्र होते हैं, चुनाव लड़ने के पहले जो हम चुनावी पत्र बोलते हैं, उन्होंने उसमें लिखा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो घरेलू महिलाएं हैं उनको हम वेतन भत्ता देंगे, मतलब वेतन देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कहना चाहिए कदम था उनका। लेकिन आपको उनका नाम बताना है मुझे कमेंट में कि वो कौन है और कहाँ से हैं, कहाँ से वो उन्होंने और किस पार्टी के हैं। मौजूदा महिला केंद्रीय योजनाओं पर आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। सभी राज्यों को जल्द से जल्द जेंडर बस्टिंग अपनाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है वो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में प्रतात्मक व्यवस्था है जो क्या कर रही है, महिलाओं के विरुद्ध खड़ी हुई है। कुछ क्षेत्रों में खराब लिंगानुपात की स्थिति है, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध हैं, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है, लिंग समानता में भारत की खराब स्थिति देखी गई है। जो अभी हमने बताया कि जेंडर गैप इंडेक्स में कितनी रैंक है उनकी भारत की, हमें यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करती है कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बजटीय आवंटन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों पसंद आए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो है महिलाओं के ऊपर है और महिलाओं को, अब इतनी महिलाओं को जानते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हैं, कहीं भी तैयारी करने किसी भी तरह की एग्ज़ाम की, सबको बताइए। इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी है, मैंने देने की कोशिश की है। और ये वीडियो और इसके पिछले वाले वीडियो में आप जो है तो उसको देखें, जो ऐसे वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा और आपको GS1 की प्लेलिस्ट में भी रहेगा और GS2 की प्लेलिस्ट में रहेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।